नमस्कार। आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं हमारा खास शो अनोखे सितारे, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं उन शख्सियत से जिन्होंने अपने कामों के बल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और आज हम आपको जिस हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं, उनके आपने कई लेख कई न्यूज़पेपर्स में तो पढ़े ही होंगे, आपने कई नेशनल इंटरनेशनल चैनल्स में उनकी इंटरव्यूज भी देखे होंगे और आज वो हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रवि भट्ट जी की, जो कि एक हिस्टोरियन है। उन्होंने कई ऐसे काम करे हैं जिसके बारे में आज हम उन्हीं से जानेंगे। अब हिस्टोरियन है तो ऐसे में आप उनको बहुत सीरियस मत लीजिएगा, क्योंकि वो एक ऐसी हस्ती हैं जो कि काफ़ी खुश मिजाज हैं और लोगों को कई अच्छे काम करने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम अनोखे सितारे में। तो जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया है, आप एकदम जॉयफुल मूड में रहते हैं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहते हैं और लोगों को भी आप हमेशा खुश रहने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आखिर इतना जोश आता कहाँ से आप में? सबसे पहली बात है, जब आपने मेरे को इंट्रोड्यूस किया है एज इतिहासकार, जी। तो ये बहुत दिस इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द मोमेंट यू से समवन इज अ हिस्टोरियन, what people start visualizing that a person will be very serious and all the he will be lost in his own thoughts. जबकि फैक्ट ये है कि चाहे हिस्ट्री नहीं, मनुष्य के ज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, उसको सीरियस होने से और उस पर मास्टरी हासिल करने का कोई रिश्ता नहीं है। जी। इनफैक्ट आप जितना जॉयफुली, जितना खुश होके किसी भी प्रोफेशन में आप रहेंगे, किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में आप रहेंगे, तो वो ज्ञान जो है आपको स्वाभाविक ढंग से आप ऑटोमेटिकली सीखते रहेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप रिक्शे वाले से लेके और सड़क पे सब्जी जो बेचता है, आप उससे बात करिए हिंदी में। जी। यूपी के अंदर वो हिंदी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करतेगा, जबकि हिंदी बहुत मुश्किल, भले उसको लिखना पढ़ना ना आता हो। क्या उसने ग्रामर सीखी हिंदी की? कभी नहीं। उसको तो मालूम ही नहीं कभी इंग्लिश हिंदी इतनी बढ़िया बोलने लग गया। इसी ढंग से फ्रेंच के अंदर जो है, फ्रांस के अंदर कोई आदमी उसको फ्रेंच आती है। इसके मतलब क्या? इसी ढंग से और आप देख लिए डिफरेंट क्षेत्रों में लोगों को भाषा अपने आप आ जाती है। वो भाषा कितनी मुश्किल होती है, इंग्लिश आज भी लोग ठीक से मास्टरी नहीं कर पाते। पर अगर वो एक प्रोसेस होता है, अगर उस प्रोसेस में आप खुश हैं तो आप अपने आप सीख जाएंगे जी। आपको कोई अलग से एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो द सेम इज़ गुड फॉर हिस्ट्री ऑल्सो। फॉर मी history is something very natural. I grow with that. I live with that. जी। So I don't put in any extra effort to learn the nuances of the history. जी। तो जैसे कि आपको सभी लोग जानते हैं, जो कि हिस्ट्री पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो तो आपको डेफिनेटली जानते ही हैं। तो आपकी जर्नी के बारे में भी वो ज़रूर जानना चाहेंगे। तो हम आपके बचपन से शुरुआत करते हैं कि आपका बचपन कैसा रहा, आपका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा रहा और पढ़ाई, क्वालिफिकेशन, तमाम चीज़ें हम जानने की इच्छुक हैं। देखिए, जहाँ तक मेरी आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मेरी मदर जो थी वो अपने टाइम पे एमए थी हिंदी की। और एमए हिंदी होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जितना कि शी वॉज अ वेरी एमिनेंट पोइटेस ऑल्सो। उन्होंने 10-12 किताबें लिखी हैं। एंड माई फादर वॉज अ बैंकर। और बैंकर इज़ अ वन थिंग, 50 लोग बैंकर होते हैं, लेकिन उनको भी पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत ज़्यादा था। तो हमारे घर के अंदर जो है जर्नल पढ़ने का, जैसे हमारे घर में उस ज़माने में 2 अखबार आया करते थे। जी। When our family was not very comfortable the money wise, even that time हमारे यहाँ पर जितने भी जो हमारे जो इन्वेस्टमेंट था घर पे पेरेंट्स का, वो मैगजीन हमारे यहाँ पर उस ज़माने में धर्मयुग आती थी, हिंदुस्तान आती थी, कादम्बनी आती थी, सरिता आती थी, अपार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेटेड वीकली आती थी, टाइम्स ऑफ इंडिया आता था, और संडे मैगजीन आया करती थी हिंदी में, रविवार रहता। आप सोचिए कितनी मैगजीन उस ज़माने में हमारे यहाँ आती थी, जिनको पढ़ के हम लोग बड़े हुए। घर में जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, हमने होश संभाला जब से यही सब पढ़ते थे। उसके बाद में हमारे घर के अंदर चूँकि यही बातचीत भी होती थी, तो आप यकीन करिए उस ज़माने के अंदर हम हमारी बहन हमसे 2 साल बड़ी है, हम लोग 1 महीने के अंदर 6 से लेके और 8-9 किताबें हर महीने पढ़ते थे, जर्नल जी। कोर्स की नहीं। जैसे बंगला रविन्द्रनाथ टैगोर के ट्रांसलेटेड वर्क जितना भी है, बंकिम चंद का जितना है, शरद चंद का जितना है, या आपके जो हिंदी के जितने भी बड़े बड़े आचार्य चतुर्सेन हैं, शैलेश मटियानी हैं,
प्रेमचंद हुआ करते थे क्लासिक, जी। ये जितने भी बड़े बड़े राइटर्स थे, इनके पूरे पूरे नॉवेल्स, इनके हम लोगों ने उस समय गीतांजलि ट्रांसलेटेड रविन्द्रनाथ टैगोर की हिंदी में, तो हम लोगों ने बाय दैट टाइम ऑफ आई क्लियर्ड माय 12th स्टैंडर्ड, जी। ये ऑटोमेटिकली हमने खेलते खेलते में पढ़ ली हम लोगों ने। तो इसका नतीजा क्या निकला कि हम लोगों का साहित्यिक स्तर और एक जनरल स्तर अपने आप स्वाभाविक तौर पे, जैसे मैं पहले कहा था कि सब्जी वाले को खुद नहीं मालूम तो हिंदी कब सीख गया, तो हमने खुद नहीं मालूम हम कब सीख गए। क्वालिफिकेशन, आप क्वालिफिकेशन से आपका क्या मतलब है? क्वालिफिकेशन मतलब एक आम इंसान के उसके पास 1 या 2 डिग्री फॉर्मल होती है। एजुकेशन। जी। आपको फॉर्मल एजुकेशन में यकीन है? लेकिन आपके बारे में हम जानना चाहते हैं, डीपली जानना चाहते हैं। नहीं, हम फॉर्मल एजुकेशन आपको बता रहे हैं, पर डू यू थिंक दैट वो आदमी की दिशा और दशा को बदलता है? नहीं, एक्सपीरियंसेस मैटर करते हैं। सी एनीवे, आपने औपचारिक रूप से पूछा तो बताओ, मैं क्वालिफिकेशन इज आई एम MA, LLB एंड DLIT। जी। बट ये तीनों क्वालिफिकेशन कोई माने नहीं रखती मेरे लिए। इन तीनों क्वालिफिकेशन ने मेरे को कोई मदद नहीं करा। DLIT मेरी ऑनरेडी है, जो अभी हाल में एक यूनिवर्सिटी ने मेरे को दी है। और व्हेन इट कम्स टू, इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मेरे से ये पूछना चाहें कि फॉर्मल एजुकेशन ने मेरे को क्या फ़र्क डाला, तो मैं कहूँगा ज़ीरो डाला, ज़ीरो। जी। इट हैज़ नॉट मेड एनी इम्पैक्ट ऑन मी, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत तो 19-20 हो जाता है। तो it is your, how open you are to learn in the learn is again a wrong word, I think. जी। How much you are ready to enjoy the things of life. If you are ready to enjoy, if you are a sports person, you enjoy, playing cricket, you become Sachin because you enjoy that and you figure given enough time. The same way for me, I am known, as you have already introduced, I'm known as a historian. So history had become a passion for me. When it has become passion for me, so history के अलावा भी और चीज़ों को, तो वो मेरे को मज़ा आता है उसको करने में। मैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं करता हूँ, मेरे को तमाम चीज़ें खुद ही याद है। अपने मेरे को लगता है यार वो ऐसा करे। सिंगापुर जो है वो व्हेन इट वाज बॉट बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया के अंदर पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कब आई थी? जी। इंडिया के अंदर लखनऊ के अंदर पहली बार वो कब आया था टेलीग्राफ, पहली ट्रेन कब चली थी? अब ये मेरा अपना इंटरेस्ट है, तो मेरे को मालूम है पहली ट्रेन यहाँ पर चली थी कब चली थी, तो मेरे को ऑटोमेटिकली मज़ा आता है। तो वो दैट स्टार्ट रजिस्टरिंग हियर। तो फॉर्मल एजुकेशन, यू सेड आई एम MA LLB विद ऑनरेरी DLIT डिग्री। तो आपने फॉर्मल एजुकेशन के बारे में बता दिया। अब एक सवाल ये भी उठता है, हमने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है, ट्रैवलिंग से बेटर एजुकेशन कुछ नहीं होती। अभी आपने भी इसका जिक्र किया कि एक्सपीरियंसेस से हम बहुत अच्छा सीखते हैं। ट्रैवलिंग से कितना इंसान सीखता है? ट्रैवलिंग कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? देखिए, अब आपको घिसे पिटे क्वेश्चन का घिसा पिटा आंसर देंगे तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और हमारे सुनने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा। जी। ये तो देशाटन की बात तो बहुत ज़माने से होती आ रही है, तुलसीदास के टाइम से भी कहा देशाटन देशाटन। देशाटन अभी भी ज़रूरी है, पर अब उतना ज़रूरी नहीं रह गया जितना तब था जब इंटरनेट नहीं था, टीवी नहीं थे, मोबाइल नहीं थे। तब इसके बगैर तो ज्ञान होता ही नहीं था। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांस हो गई है, और एडवांस होने के बाद इट इज़ सो इकोनॉमिकल कि दैट इज़ अवेलेबल टू द पीपल ऑन द स्ट्रीट ऑल्सो। मोबाइल कैन, ईच एंड एवरी पर्सन कैन अफोर्ड अ मोबाइल, even in a remote village also. So now I believe if you practically travel, that's great. But even if you don't travel and you stick to these technologies, so you can even a better, because if you practically you go to Europe, you go to any part of the world, आप कितनी चीज़ें देख पाएंगे। पर एक कोई वहाँ का ट्रैवल एक्सपर्ट है, if he is showing you the London with statics and the facts and figure, and especially वो नीचे दिखा रहा है, I think you'll be more enlightened. I'm sorry, I'm telling you something which is not accepted as a routine. As a routine is accepted, that traveling makes a person very enlightened. I'm telling something contrary to that. उसके डिफरेंट मैं बता रहा हूँ। आप यहीं पे, जैसे पहले कहते हैं ना, लाइब्रेरी के अंदर आपने टाइम खूब लगाया तो आपको बहुत ज्ञान हो जाएगा, बिल्कुल सही था। अभी आप लाइब्रेरी में भी लगाइए
और विजुअल मीडिया पे भी देखिए। बिकॉज अगर अगर आपको मैं आप 20 किताबें पढ़ लीजिए लंदन के बारे में, आपको इतनी नॉलेज नहीं होगी। आप 2 घंटे लंदन का वीडियो देख लीजिए, आपको नॉलेज अपने आप बहुत सारी हो जाएगी। अजंता एलोरा आप जाके देखिएगा, और अजंता एलोरा पे बढ़िया अगर कोई बनी हुई है, आपको दूरदर्शन ने बहुत बढ़िया बढ़िया बनाई हुई हैं, बहुत बढ़िया बनाई हैं, एजुकेटिव। आप उनको देख लीजिए, आपकी नॉलेज इतनी ज़्यादा हो जाएगी एंड यू विल रियली अप्रिशिएट, बिकॉज द पर्सन जो उसके साथ साथ बता रहा है आपको फैक्ट्स एंड फिगर, वो शायद जाके भी ना हो पाए। तो मैं I'll wind up with it. I'm adding, trying to give something different in your interview. Deshatun is good, traveling is good, but at the same time it is necessary you थ्योरी see the टाइम के साथ visuals. चेंज होती See है। the visuals. Technology. ओके, हिस्टोरियन का एम क्या होता है? ओह, हिस्टोरियन का कोई एम नहीं होता। हिस्टोरियन का कोई एम होता ही नहीं है। हिस्टोरियन इज अ पर्सन who simply brings the sequence of events of humankind to interlink each and one with another. So that is what the historian does. But ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, इसमें मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप इस पर और ध्यान दीजिए, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी ध्यान दें। इंडिया के अंदर अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री लिखने का कोई ट्रेडिशन नहीं है। हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन यूरोप में हम लोगों से बहुत पहले से था। ऐसा नहीं जो कुछ हमारे पास है वो ग्रेट है या दूसरे के पास है वो ग्रेट है। कुछ हमारे पास ग्रेट चीज़ें हैं, कुछ दूसरों के पास ग्रेट चीज़ें हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री लिखने का ट्रेडिशन जो है यूरोप में था, इंडिया में नहीं था। यूरोप में भी जैसा आप जानते हैं ग्रीस के अंदर शुरू हुआ तब। तो यहाँ पर जो हिस्ट्री थी, यहाँ पर हिस्ट्री ज़्यादातर शुरू में कोर्ट पोइट्स ने लिखा, उनको खुद नहीं मालूम वो हिस्ट्री लिख रहे हैं। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान के लिए लिखा गया है, चंद बरदाई ने लिखा पृथ्वीराज रासो, ठीक है। अकबर के टाइम पे फैज़े ने लिखा था अकबरनामा, लिखा उसके हिस्ट्री पे। इसी तरह से शाहजहाँ के बारे में लिखा गया तमाम अलग अलग। फिर छोटी छोटी जो प्रिंसिपलिटीज़ हैं, जैसे राजस्थान के अंदर छोटे छोटे राज्य थे या अवध के अंदर थे, इनके अंदर पर इन सब का क्या था कि अपने जो मास्टर्स थे, यानी कि जो जिनके यहाँ पर वो काम करते थे, उनको खुश करने के लिए वो लिखते थे। तो ज़्यादातर जगह पर वो जो थे वो हमेशा बायस थे, उनका एम था खुश करना मास्टर को, पॉजिटिव साइड दिखाना। जी वो दिखाते और गलतियाँ उनकी छिपा जाते थे। जैसे फैज़ी ने छिपा गया, फैज़ी जो था आईने अकबरी, अकबरनामा का जो है उसी का हिस्सा आईने अकबरी। अब वो फैज़ी जो था, जब चित्तौड़गढ़ के अंदर अकबर ने चढ़ाई करी थी, इतनी लंबी घेराबंदी के बाद में उसने जब जीता उसको, तो उसने 25 से 30 हज़ार अनआर्म्ड सिविलियंस को मरवा दिया था। क्या आपको लगता है अकबर ग्रेट था? अगर कोई आदमी अनआर्म्ड सिविलियंस को मरवा दे, वो ग्रेट हो सकता है? नहीं। फैज़ी ने बहुत कोशिश करी उसको छिपाने की, पर छिपा नहीं पाया। तो मैं कहना ये चाहता, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये होता था कि आपको डेट्स और टाइम सही मिल जाते थे। जैसे किसी कहीं पर अगर सूखा पड़ा तो किस सन में पड़ा था, कहीं पर कोई वॉर हुई थी किस सन में किस डेट को हुई थी, कोई पैदा कब हुआ था, कब किसकी शादी हुई थी, ये उससे मिल जाता था। लेकिन जो आपकी असली बात पे आ रहा हूँ मैं कि एम, तो हिस्टोरियंस क्या है ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे आर एट टाइम्स नोइंगली और एट टाइम्स अननोइंगली वो बायस्ड होते हैं, उनके पूर्वाग्रह होते हैं खुद के। तो इस वजह से क्या होता है कि वो जो हिस्ट्री लिखते हैं तो वो वैल्यू जजमेंट पे बैठ जाते हैं कि ये चीज़ अच्छी अकबर ने करी, ये चीज़ पृथ्वीराज चौहान ने गलत करी, ये मोहम्मद गोरी ने बुरा करा। ये आपको कहना चाहिए जो किंग पंचम थे इंग्लैंड के, उन्होंने सही किया। हिस्टोरियन का काम सही गलत करना नहीं है, बताना है, क्योंकि सही और गलत चीज़ जो होती है वो एथिकल चीज़ होती है, वो एक सेट ऑफ वैल्यूज़ होती है, हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती है। जो मीट खाता है उसके लिए किसी को मारना, जानवरों को मारना बुरी बात नहीं है, खा लें। जो वेजिटेरियन होते हैं वो कहते हैं पाप है। तो वो इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिस्ट्री, दैट इज़ यू सिट ऑन अ सेट ऑफ वैल्यूज़। तो जब कभी भी हिस्टोरियन सेट ऑफ जजमेंट देने लगता है तो हिस्टोरियन रह नहीं जाता है। जैसे जज को भी कभी नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन एक बहुत फेमस हिस्टोरियन हुआ है, यू मस्ट नो हिज नेम, आपके व्यूअर्स को भी नाम जानना चाहिए उसका, हेनरिक विलियम वान लून। उससे अच्छा हिस्टोरियन मतलब कम हुए हैं।
उसकी एक बहुत फेमस किताब है द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड। वो मैंने पहली हिस्ट्री किताब से इसलिए पढ़ी थी, तब से हिस्ट्री से मेरे को इश्क हो गया। उसके अंदर वो लिखता है कि नो मैटर हाउ हार्ड हिस्टोरियन ट्राइज टू बी अनबायस्ड, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अपनी अपब्रिंगिंग जो होती है ना, वो उसकी राइटिंग में आई जाती है। जैसे अगर आप कभी चोर के बारे में कोई लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे नेगेटिव ही लिखेंगे, कितनी भी कोशिश करें पर वो नहीं हो पाएगा। तो हिस्ट्री की ये ड्रॉबैक्स हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द हिस्टोरियंस इवन एट दिस टाइम ऑल्सो, प्रेजेंट टाइम भी, जिनको हम बड़ा समझते हैं पढ़े लिखे हैं, हिस्टोरियंस जो हैं वो बैस्ड होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, अभी हाल की बात है, ये आपको जो अंग्रेज़ लोग थे 1857, जिसे 3 ढंग से अंग्रेज उसको कहते थे, सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कहते थे। हिंदुस्तानी उसको कहता है प्रथम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, हम उससे कहते थे। वो कहते हैं अरे सिपाही विद्रोह है, ठीक है। एंड बट आई एज अ हिस्टोरियन ऑलवेज सेड इट वाज द फर्स्ट ग्रेट अपराइजिंग ऑफ द 1857। तो बैस थे। अब वो जितने भी उस समय थे, जैसे हमारे जो बैटल्स इंडियंस हारे हैं उसके अंदर भी अगर उनको आप देखिए तो उसके बैटल वालों को हमेशा हीरो दिखाया जाता है ना, लड़ते लड़ते मर गए, उन्होंने इतनों को मारा, इतनों को मारा, होता है। उनसे पूछिए तो वो हिस्ट्री दूसरे ढंग से कहते हैं हमने वो बैटल जीती वो हम हीरो हैं। तो आप अगर 1857 की किताब उठा के देख लीजिए और नीचे आइए, हम आपको बहुत बात तो अभी एकदम लेके आ रहे हैं। आप 1962 की बात थी, चाइना वॉर हुआ था, हमें स्टिल याद है जब रेडियो पे हम खबर सुनते थे तो आता था कि भारत के जो चाइना ने काफ़ी हमारा नुकसान पहुंचाया था, हम लोग सब जानते हैं जी। तो उसमें वो आता था कि भारतीय लोग बड़ी वीरता से लड़ते हुए पीछे हटे, भारतीय से यानी पीछे भी हटे तो बहादुरी से लड़ते हुए पीछे लड़ते हुए। तो ये सेल्फ ग्लोरिफिकेशन का ढंग है और हर कंट्री के अंदर होता है, हर युग में हुआ है, खाली भारतीय नहीं हुआ, पाकिस्तान का भी वही है। जब हमारा कोई आदमी मारा जाता है जवान बॉर्डर पे तो हम कहते हैं हमारे जवान 2 शहीद हुए। जब पाकिस्तान का मारा जाता है तो हम कहते हैं ढेर हुए। 2 जो लोग थे भारतीय पाकिस्तानी सैनिक ढेर हुए बोलते हैं। तो ये एक मानव स्वभाव है कि सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, स्वभाव इतिहासकार के अंदर भी मौजूद वही थी जैसे आम आदमी के अंदर होता है। बिल्कुल। अब बात करें आपके वर्क की, यानी काम की, तो जिस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं, लेक्चर्स देते हैं, आपके कई ऐसे लेख हैं जो कि कई बड़े बड़े अखबारों में भी आए हैं, आपके कई इंटरव्यूज़ हैं, तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। आपने जैसे कि अभी बताया था कि आपकी जो शुरुआत हुई थी आपने न्यूज़पेपर से करी थी। देखिए ऐसा है कि मैं आपको पहला एक बता दूं कि पिछले 40 साल से या 50 साल से लखनऊ का ऐसा कोई भी मेजर इंग्लिश हिंदी का अखबार नहीं है, कोई भी मेजर, छोटे मोटे हो सकते हैं गली कूचे वाले, पर जिनको लोग जानते हैं इंग्लिश हिंदी दोनों, ऐसा कोई नहीं जिसका मैं कॉलमिस्ट नहीं रह चुका हूँ। यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूँ, मेरा ये नहीं कि मेरा 1 लेख 2 लेख कहीं छप गया। बिल्कुल, ये सभी जानते हैं। मैं कॉलमिस्ट रहा हूँ हर अखबार का, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, दैनिक जागरण, अमर उजाला, यू नेम, स्वतंत्र भारत, नवजीवन, यू नेम एनीवन। तो अब मेरी फ़ोटो और बाद में मेरी फ़ोटो के साथ मेरा कॉलम आता था। दिस डेज आई एम राइटिंग कॉलम फॉर टाइम्स ऑफ इंडिया विच अपीयर्स ऑन एवरी संडे, आता है, हर संडे को आता है मेरी फ़ोटो के साथ। अक्सर मैंने लोग एडिटर से पूछा मेरी फ़ोटो क्यों आप छापते हैं, तो वो बोले बच्चों को डराने का काम आती है। और यहाँ एक बड़ी मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगा, एक करेक्टर है 1857 का, मैं एक आर्टिकल लिख रहा था, आर्टिकल नहीं मेरी किताब में है, मैं पूरा हिस्सा है। एंड यू नो उस करेक्टर मेरे को, अहमदुल्ला शाह उसका नाम है, 1857 के अंदर उसके बराबर मेरे से अगर पूछिए इम्प्रेसिव करेक्टर कोई नहीं है। अहमदुल्ला शाह जो भारतीयों की तरफ से लड़ रहा था, और मैं उसको इतना एडमायरर उसका बन गया, जितना मैं पढ़ता था उसका मैं इतना एडमायर हो गया। और एक उसकी लाइफ के अंदर एक एरिया था जो कि मेरे हिसाब से ग्रे एरिया था, यानी कि वो उसकी आइडियल इमेज के अगेंस्ट था, किसी भी एक सेट ऑफ वैल्यूज़ जो होती हैं उसके हिसाब से, आज की नहीं, आज के भी पहले के भी। और आप यकीन करिए कि मेरे को, मेरे बहुत बड़ा लाइफ राइटिंग में बहुत बड़ा क्राइसिस था। मैंने उसको लिखा और लिखने के बाद में उसको अपनी बुक में इंक्लूड
लगता है ना करें यार। यहाँ पर मेरे के अंदर इतिहासकार नहीं, इतिहासकार मेरा कहता है इसको भी इंक्लूड करो, और मेरा जो पर्सनल लाइकिंग थी वो कह रहा था मत करो। तो मैंने उसको निकाल कर आर्टिकल, इंग्लिश में बुक है मेरी आने वाली, मैंने उसको अलग रख दिया। अच्छा मैंने लिखा है मैंने नीचे आई डिसाइड लेटर, फिर मैंने बाद में उसको इंक्लूड करा, क्योंकि वो है हम भी तो इंसान है ना, हिस्टोरी में तो इंसान है ना, उसकी तो लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाती है। जैसे अपना बच्चा जो है उसका आदमी छिपा जाता है कोई चीज़, तो आपका जो करेक्टर बहुत जिसको आप पसंद है हिस्ट्री के अंदर, तो आपको एक बार तो लालच आता है कि यार इसका ये इतनी छोटी सी चीज़ छिपा जाओ, पर फिर मैंने छिपाया नहीं, मैंने वो भी इसको इंक्लूड करा। जी, जब आप हिस्ट्री आप के अहमदुल्ला शाह को आप ऐसे समझ लीजिए, अहमदुल्ला शाह को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अब जानेंगे। जो अभी ये आपको जब बाबरी मॉस्क वाला जो डिसीजन हुआ है, मस्जिद वाला हुआ है मॉस्क वाला, तो उसके अंदर जो उनको मुस्लिम लोगों को अलग से ज़मीन दी गई है ना मस्जिद बनाने के लिए, वो जो मस्जिद बन रही है वो अहमदुल्ला शाह के नाम से बन रही है। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए। तो अब इसकी इंपॉर्टेंस हमको तब पता चलेगी जब आपकी बुक पब्लिश होगी। बुक तो हाँ। ओके, आपकी अगर अदर बुक्स की बात करी जाए तो वो किस चीज़ पे बेस्ड हैं और उससे लोगों को क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, प्रेरणा लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिए, ये सब बहुत ही घिसे पिटे वर्ड है। मैं कोई यहाँ पर लोगों के लिए आदर्श बन के नहीं आया हूँ। जी, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ विदाउट, बट नॉलेज मिलती है, नॉलेज हम बोल सकते हैं। देखिए लाइफ में मेरा एम है बिना दूसरे को नुकसान पहुँचाए हुए जितना मैं खुश रह सकता हूँ। दूसरे को, हमारी खुशी दूसरे का कारण नहीं होना चाहिए दुख का, कि मैं इतनी ज़ोर ज़ोर से शोर करूँगा दूसरे को किसी भी ढंग से, मतलब। सो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, मेरे कोई आदर्श नहीं रख रहा हूँ मैं किसी के सामने, लेकिन मेरे पास मैं एक ज़माने में पीपल नो मी एज अ हिस्टोरियन, बट देयर वाज आई स्टार्टेड माई करियर आफ्टर आई पास्ड आउट वे बैक इन 75। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन लॉ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी से मैं बाहर निकल के आया तो मैंने 76 के अंदर एक अखबार यहाँ निकलता था नवजीवन, तो नवजीवन के अंदर मैं आई स्टार्टेड राइटिंग 4 कॉलम्स एज अ फ्रीलांसर एंड आई वाज द मैक्सिमम अर्निंग फ्रीलांस जर्नलिस्ट, जो अब मैं रियलाइज़ करता हूँ, उससे मुझको नहीं मालूम था। तो उस समय मैं जो एक कॉलम लिखता था, उस कॉलम का नाम था फुलझड़ी, और वो कॉलम जो था नवजीवन में बहुत लंबे वक्त चला, शायद 20-25-30 साल तक चला, और अलग अलग वक्त में उसको अलग अलग हिंदी के जो महारथी लोग थे उन्होंने लिखा। जी, और ये मेरी किस्मत थी, बाय द वे, पता है लॉटरी ऐसे निकलती है ना, कि वो व्हेन आई ज्वाइंट, मैंने जब लिखना शुरू किया था उसके पहले उसके एडिटर उसको लिखते थे, उनका नाम था के मिश्रा, वो उस कॉलम को लिखते थे। और वो कॉलम जब मैंने ज्वाइन किया, पहला सबसे पहले जब मैं उनसे मिलने गया, चलिए बता दूँ आपको कैसे गया मिलने। हमारे साथ दोस्त लोग थे, मैं डिप्लोमा इन फॉरेन अफेयर्स कर रहा था जो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, तो उनकी नौकरी नेशनल हेराल्ड में लग गई थी। तो जिसकी पहले नौकरी लग जाती है तो अनएम्प्लॉयड लड़के दोस्त के पास जाते हैं, चाय पानी कराएगा, खिलाएगा पिलाएगा। तो नवजीवन और नेशनल हेराल्ड एक ही पेपर में, एक ही बिल्डिंग में थे, वो इसी का एक ही मैनेजमेंट, एक ही तो हिंदी में थे। तो मैंने उनसे कहा मेरी भी लगा दो, तो वो बोले यार नेशनल हेराल्ड के अंदर तो जगह भर गई है, बट यू बीइंग अ बाइलिंगुअल पर्सन, आपको इंग्लिश भी आती है हिंदी भी आती है, हिंदी में ट्राई कर लो। एक ही बिल्डिंग में मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट बने थे। तो मैं वहाँ पर गया, हिंदी वाले में मैं गया, हिंदी वाले में गया था। वो जब वो ज़माना था, यूनिवर्सिटी में थे, तो इंग्लिश जैसे आपको मालूम है, इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर इट इज़ मोर ऑफ अ लैंग्वेज ऑफ स्नॉबरी। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भी उतनी अच्छी इतनी इंग्लिश के, लेकिन हिंदी जो है यहाँ पर दूसरों को प्रभावित करने के काम आती है। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो वो फिर कभी बात करेंगे, मैं इंग्लिश के बहुत अगेंस्ट हूँ बाय द वे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, लेकिन सिक्का तो इंग्लिश का ही चलता है और स्नॉबरी वही है। तो वो ज़माना था जब भी इंग्लिश बोलता था, मतलब ज़्यादा भाई उम्र ऐसी 24-25 साल की उम्र थी, दूसरों को इम्प्रेस करने का तो शौक हर एक को होता है इस उम्र में। तो मैं उनसे हिंदी अखबार में गया और उनको मैंने स्लिप अंदर भेजी एक, मैं तो वहाँ पर प्रैक्टिस ये थी यार कोई भी चले जाओ यार, हिंदी अखबारों में उतना डिसिप्लिन नहीं था, उसमें हाथ से खबर लिखी जाती थी। तो वहाँ पर उनके एडिटर के केबिन के बाहर एक आदमी बैठा हुआ था, नेता टाइप का कुछ लिख रहा था, वो चपरासी के स्टूल पे बैठा था और कुर्ता पजामा पहने कुछ लिख रहा था। हम समझ नहीं पा रहे चपरासी क्या है। तो मैंने उसको कहा यार, मैंने कहा यार स्लिप दे दो, मैंने कहा मैं मिलना है। एडिटर बोलता क्या जाइए, अरे मैंने कहा स्लिप दे दो, तो उसको लगा मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, तो उसने बड़ी बेमन से लाकर कागज़ दिया, मैंने स्लिप लिखी, अंदर चला गया। अंदर गया तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि जो एडिटर थे
वो खुद भी नौजीवन में काम कर चुके थे, इसके अलावा इंग्लिश में भी निशहर में भी काम कर चुके थे, एंड ही हैज़ रिटायर्ड एज अ इंडियन एक्सप्रेस में थे रिटायर। तो इंग्लिश हिंदी वो भी बाइलिंगुअल थे, एंड आई वॉज ऑल्सो बाइलिंगुअल। तो मिलने के लिए गया तो मैंने इंग्लिश में, हिंदी के टीचर थे, इंग्लिश में मैं बात कर रहा था, तो उनको बुरा नहीं, उनको अच्छा लगा। और कोई हिंदी के खाली होता तो मेरे को बाहर कर देता उसी टाइम, करता हिंदी के कोई, तो उन्होंने मेरे को बैठा लिया। तो उन्होंने बोले अच्छा, तो वो भी इंग्लिश में बोल रहे थे, बोलते आई थिंक आई एम टोल्ड दैट देयर इज एन ओपनिंग इन ऑर्गेनाइजेशन एंड आई डिड माय एमए एंड सच एंड व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी आई वाज राइटिंग दिस एंड दैट, सो यू शुड सिट डाउन। ही सेड विल यू केयर फॉर अ टी? आई सेड आई स्टिल रिमेंबर, मैं यूं करके ऐसे बैठा था भाई बैठे के सामने। ही सेड कि आई सेड यस, बोलते यस फॉर मतलब यस फॉर यस और यस फॉर नो। आई सेड नो लाइक। तो उन्होंने उसी जैसे मैंने बोले व्हाट यू कैन राइट, बोलता यू गो आउटसाइड एंड जस्ट चेक क्या भाई अखबार में क्या लिख सकते हैं। तो मैं बाहर गया, अखबारों के रखा था ये, मैंने देखा एक कॉलम रोज आ रहा है, वो आ रहा था फुलझड़ी। अच्छा, मेरा स्टैंडर्ड ये था कि मैं उस ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था। आप लोगों को नहीं मालूम होगा उस ज़माने में, अब आप लोग तो नए बच्चे, आपको मालूम है, उस ज़माने में टाइम्स एक होता था डाक एडिशन, जो लोकल पेपर छपता था वो तो उसी दिन सुबह पड़ जाता था, पर जो दिल्ली से आता था पेपर वो आता था नेक्स्ट डे। तो ट्रेन से आता था, उसमें डेट पे ही पड़ी होती थी आज की, आज डेट जो है 29 है, 29 पड़ी रहेगी, पर होता था एक दिन पुराना। तो वो वेब टाइम्स ऑफ इंडिया उस ज़माने में पढ़ता था। तो अपना स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ इंडिया का नौजीवन क्या होता है, लोकल का स्टैंडर्ड कुछ नहीं है। तो उसको देखा मैंने, हमने कुछ भी लिख दिया। तो एक बाय द वे कॉलम रोज निकला फुलझड़ी। मैं उनका अंदर गया, मैंने कहा मैं ये लिख सकता हूँ, मुझको मालूम नहीं वो खुद लिखते हैं जी। और उनका दिल देखिए कितना बड़ा, ये मतलब ये लोग वो हैं, इनके बारे में लिखा जाना चाहिए, मेरे बारे में नहीं। मैंने उनसे कहा 65-70 साल कहते हैं, उन्होंने तल से कागज यूँ निकाला, न्यूज़ प्रिंट लिखिए, बिल्कुल नहीं निकाला। मैंने उस समय बहुत मतलब आई वॉज एट माई लाइक 25 साल में आप लोग भी अपने प्राइम पे होते हैं हर चीज़ पे, क्रिएटिविटी से। मैंने लिया था 2 मिनट लिख के फेंक दिया ऐसे यार, ये अच्छा। मेरी हैंड राइटिंग हमेशा इतनी ख़राब रही है कि बड़ा मुश्किल होता है लोग पढ़ना, और स्पेलिंग मिस्टेक्स मेरी बहुत होती है इंग्लिश हिंदी दोनों में। तो पर क्रिएटिविटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्पेलिंग से क्या मतलब, आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए आपको, तो क्रिएटिविटी तो डिफरेंट है ना। तो मैं ताज़ा लिख के दे दिया, उन्होंने यूँ रखा, दे पढ़ा नहीं, बोला थैंक यू, मैं चला गया। नेक्स्ट डे छप गया वो। उस ज़माने में छपना बहुत बड़ी बात थी, बिल्कुल। उस ज़माने में छपना इतनी बड़ी बात थी, यू कांट इमेजिन इट। आज छपना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आज न्यूज़ प्रिंट भी है, टीवी भी है, इंटरनेट भी है, यूट्यूब भी है। तब खाली एक चीज़ होती थी ले दे के, उसमें आप छप गए तो। अब उसके बाद में मिलने के बाद यू हैव टू राइट रेगुलरली फॉर दिस। तब फिर मैंने लिखना शुरू करा, 4 कॉलम लिखने लग गया मैं। 1 आई वाज राइटिंग सिविक कंप्लेंट्स कॉलम, द अदर वाज राइटिंग द फिल्म रिव्यू, द थर्ड आई वाज राइटिंग दिस डेली फुलझड़ी, एंड फोर्थ आई वाज राइटिंग, जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। वो उन्होंने हमको एक किताब ला के दी, बोले हिस्ट्री लखनऊ के नवाबों पे लिखो। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। ओके तो लास्ट क्वेश्चन तो ये है कि जिस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं? क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनको हिस्ट्री बोरिंग लगती है, बहुत कमी होती है जिनके अंदर इंटरेस्ट होता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते कभी तो वो भी बोर हो जाते होंगे। लेकिन आपका जो नेचर है, आप बोर होने नहीं देते, तो अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करते हैं? आई डोंट मोटिवेट देम, आई डोंट मोटिवेट एट ऑल। मैं उनको मोटिवेट करता ही नहीं हूँ। देखिए, जैसे आप हमें स्माइल दीजिए, हम अंदर आए, जब आप हमसे मिलने भी आई थी तो यू हैड कम विद अ स्माइल। आपको देखिए मेरे को भी स्माइल आ गई, और अगर आप बहुत सीरियस मुंह बनाए होती मैं भी बना देता। वो इन्फेक्शस होता है। इसी ढंग से कोई भी टीचर अगर उसको खुद को पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा है जी, तो स्टूडेंट अपने आप उसको मज़ा आएगा, क्योंकि आप फिर उतना जब आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाने में, होता क्या है कि एक बड़ा जो मैं पहला सेंटेंस में बोलता हूँ किसी भी क्लास में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ पहले मेरे क्लास में कोई लिखेगा नहीं है, माइंडेड। हिस्ट्री के क्लास में मैं मना करता हूँ कोई लिखेगा नहीं, डेट और टाइम कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आई टेल यू विल नॉट राइट। आप इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि आपने फीस दी है, आप फीस दे के यहाँ पर एडमिशन लिए आप आए हैं, और आपने अपना 45 मिनट मेरे को दे रहे हैं, तो आपने तो अपना रोल कर दिया। अब रोल मेरा शुरू होता है। अगर मैंने 45 मिनट पढ़ाया, उसे क्लास से आप बाहर गए और उसके बाद आप भूल गए, तो आप फेल नहीं हुए, मैं फेल हो गया, बिकॉज आई एम नॉट डूइंग नो। इसलिए मैं लिखने नहीं देता हूँ किसी को। अब होता क्या है कि पढ़ाने में आपको, जब आप पढ़ा रहे हैं किसी चीज़ को, दूसरी चीज़ मैं स्टूडेंट से बोलता हूँ कि जी, पूरी दुनिया, द इंटायर वर्ल्ड इन जनरल, और हिंदुस्तान में ख़ास तौर से जितने भी एकेडमिक्स लोग हैं, यानी कि टीचिंग फैकल्टी जितनी भी है, उनको बस एक, दे हैव मास्टर्ड वन आर्ट, एक चीज़ में उन्होंने महारत हासिल है सबको,
मालूम क्या है कि आसान से आसान चीज़ को कितने मुश्किल ढंग से स्टूडेंट्स को समझाओ। मतलब ये एक इतनी बड़ी बीमारी जिसका इलाज मोदी जी को करना चाहिए जी। मतलब आसान से आसान काम जो होगा उसको स्टूडेंट को ऐसे सिखाएंगे जैसे पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ सिखा रहे हैं। अगर उनसे कहा जाए कि खाना कैसे खाना चाहिए स्टूडेंट को सिखाओ, एमए के तो सिखाएंगे पहले अपने हाथ को उठाइए 40 डिग्री से, एक उंगली इसको इस डिग्री पे रख के पे यूँ ले जाइए, फिर अरे यूँ रख के खाओ यार। पूरी दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत आसानी से नहीं समझाई जा सकती है। तो स्टूडेंट्स के साथ जब मैं रहता हूँ तो मैं वही कहता हूँ, तब भैया आई एम डिफरेंट, मेरे साथ क्या है, हमको आप मुश्किल से मुश्किल ज़्यादा है, हम आसानी से बात कर लेंगे जी। कोई भी चीज़ हो। तो वो बच्चों को मज़ा आता है, स्टूडेंट्स दे स्टार्ट एंजॉइंग इट, स्टूडेंट्स एंड यू हैव टू कम डाउन टू द स्टूडेंट। जब स्टूडेंट्स को मज़ा आने लगता है तो वैसे ही होता है, आप फिल्म देख रहे हैं ना, चाहे अमिताभ बच्चन की पिक्चर हो या किसी का पिक्चर देख के आते हैं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना कहीं जाके, आपको एग्ज़ाम पर आपको उस एक्टर का या नाम याद है, उसका स्क्रीन पे नाम क्या याद है, पूरी स्टोरी लाइन आपको याद हो जाती है, उसके डायलॉग्स याद हो जाते हैं जो अच्छे डायलॉग्स होते हैं। जबकि आपको एग्ज़ाम नहीं है फिर भी क्यों याद हो जाते हैं आपको? तो अगर क्लास भी आपका पिक्चर हॉल बन जाए जी। तो आपको नहीं याद होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कोई भी क्लास हो जी। क्यों नहीं याद होगा? आई हैव बीन टीचिंग, मैंने निफ्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाया है, मैंने मतलब आई हैव टॉट लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, मैंने 20 जगह पढ़ाया है। मेरे को तो मज़ा आता है, स्टूडेंट्स को भी मज़ा आता है और उसके बाद उनको अपने आप याद हो जाता है। जी। तो अब इस इंटरव्यू को वाइंड अप करने से पहले हम चाहेंगे कि जैसा कि आपने जिक्र किया था स्टार्टिंग में कि आपकी मदर भी एक कवित्री थी और आपके अंदर भी ये गुण है, तो अपनी मदर की फेवरेट जो है एक कविता प्लीज हमारे दर्शकों के लिए। देखिए पोइट्री में आप कहते हैं पोइट्री इज़ माई पैशन। अगेन पोइट्री मैं प्रोज भी लिखता हूँ, पोइट्री भी लिखता हूँ इंग्लिश हिंदी पर। जो पोइट्री जो मैं लिखता हूँ जी, ओ दैट्स वेरी समथिंग वेरी पर्सनल इन द सेंस कि पोइट्री में बहुत लिमिटेड जगह सुनाता हूँ जहाँ वेर आई फील दैट आई कैन पीपल कैन करेक्ट इट एंड आई एम वेरी, मेरे घर में पोइट्री सिटिंग होती है वहाँ मैं नहीं सुनाता हूँ जी। लेकिन आप कह रही हैं तो मैं आपको आपकी मदर की कोई अगर आपकी मैं अपनी सुनाता हूँ मदर को। क्या थैंक यू सर। मैं अपनी सुनाता हूँ। जी। एक बौद्धिक कविता है, जब कभी, एक शेर पहले आपको सुनाता हूँ। आने को तो फरेबे दहर, आने को तो फरेबे दहर हमें भी आता है, बस खुद की नज़रों में गिरा नहीं जाता है। आने को तो फरेबे दहर हमें भी आता है, बस खुद की नज़रों में गिरा नहीं जाता है। और करते हो जिस करिश्मे से तुम खुद की नुमाइश, करते हो जिस करिश्मे से तुम खुद की नुमाइश, जुगनू को सूरज बनाने का हुनर हमको नहीं आता है। जुगनू को सूरज बनाए। और आपको एक सुनाता हूँ, एक क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना, क्या होता है बस तुमसे मिलकर ही जाना, ओस झरी रातों मन प्राणों का भीग भीग जाना, अंतस के कोलाहल का बाहर के सन्नाटे को बुंझाना, काफ़ी की कोशिश में बस कुछ भी ना कह पाना, बरसों के बियाबान का पलकों में सिमट सिमट आना, क्या होता है बस तुमसे मिलकर जाना। That's a romantic poetry. It's a big one, so I'll not, मैं पूरी नहीं सुनाऊंगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इतना भी काफ़ी है हमारे लिए, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने जीवन के इतने अहम किस्से हमें बताने के लिए। तो आज हमारे साथ अनोखे सितारे में एक ऐसी शख्सियत जो कि एक इतिहासकार हैं, डॉक्टर रवि भट्ट जी, वो हमारे साथ जुड़े। हमने उनके जीवन के अनसुने किस्से सुने, साथ ही साथ उनकी सक्सेस जो कि उन्होंने कभी भी स्ट्रगल की तरह नहीं, एक जॉयफुल लाइफ की तरह उन्होंने इंजॉय करी। और अगर वो अपने स्टूडेंट्स के बीच भी जाते हैं तो वो उन्हें भी ऐसे ही पढ़ाते हैं ताकि इतिहास उनके जहन में बहुत अच्छे से बस जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और अनोखे सितारे के साथ। तब तक आप देखते रहिए आज की खबर।